आधुनिक बौद्ध धर्म को शेप देने में एक ऐसे इंसान का हाथ था जिनका नाम शायद बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा। आज हम बात करेंगे अनागारिक धम्मपाल की, जानेंगे उनकी कहानी और समझेंगे कि उनकी विरासत आज भी इतनी अहम क्यों है। अच्छा, उनकी कहानी को समझने के लिए ना हम शुरुआत से शुरू नहीं करेंगे, नहीं, हम सीधे चलते हैं उस एक टर्निंग पॉइंट पर, उस एक पल पर जब उन्होंने दुनिया के सामने बौद्ध धर्म की एक बिल्कुल नई पहचान रखी। वो साल था 1893, एक ऐसा साल जिसने हमेशा के लिए दुनिया का बौद्ध धर्म को देखने का नजरिया ही बदल दिया। इसी साल शिकागो में हुई थी विश्व धर्म महासभा और यहीं पर अनागारिक धम्मपाल ने पहली बार वेस्टर्न वर्ल्ड को बौद्ध धर्म से मिलवाया। और कैसे मिलवाया? सिर्फ एक धर्म की तरह नहीं, बल्कि एक तर्कसंगत, एक साइंटिफिक फिलॉसफी के तौर पर। उनका भाषण आप समझिए एक धमाके जैसा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे ये महान विचारक जिन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बौद्ध सिद्धांतों से सीधी चुनौती दे डाली और दुनिया भर में बौद्ध धर्म की एक नई लहर शुरू कर दी। तो चलिए उनके इस ग्लोबल इम्पैक्ट को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। उनकी शुरुआत में देखते हैं कि एक साधारण सा लड़का धम्म का रक्षक आखिर बना कैसे। देखिए, जन्म के वक्त उनका नाम था गोपाल तेरुण, लेकिन उन्होंने खुद को एक नया नाम दिया, अनागारिक धम्मपाल। इसका मतलब होता है धम्म का रक्षक। और ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये तो उनके पूरे जीवन के मिशन का एक तरह से ऐलान था। उनका जन्म हुआ था 1864 में श्रीलंका के कोलंबो में, एक अच्छे खासे अमीर व्यापारी परिवार में। लेकिन बचपन से ही ना उनका मन बिजनेस वगैरह में नहीं लगता था। उनका झुकाव था बौद्ध दर्शन की गहराइयों में। और आप कह सकते हैं कि यही जुनून आगे चलकर उनके भविष्य की नींव बना। अब आते हैं उनके जीवन के सबसे बड़े मिशन पर। और वो मिशन क्या था? बौद्ध धर्म को उसकी अपनी जन्मभूमि यानी भारत में फिर से जिंदा करना। उनके इस सफर में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स थे। पहला, 1864 में उनका जन्म, फिर 1891 में महाबोधि सोसाइटी की स्थापना। ये सोसाइटी उनके मिशन का इंजन बनी, आप कह सकते हैं। और फिर 1893 का वो ऐतिहासिक शिकागो भाषण जिसने उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। धम्मपाल की स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर थी और इसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहला, महाबोधि सोसाइटी जैसी इंस्टीट्यूशंस बनाना। दूसरा, सारनाथ जैसे भारत के जो भूले बिसरे बौद्ध स्थल थे उन्हें फिर से रिस्टोर करना, उन्हें फिर से खड़ा करना। और तीसरा, बौद्ध शिक्षाओं को दुनिया के कोने कोने तक फैलाना। तो सवाल ये है कि उनके इन सब कामों के पीछे की सोच क्या थी? मतलब वो कौन से आइडियाज थे, कौन सा दर्शन था जो उन्हें इतनी एनर्जी देता था? देखिए, धम्मपाल का ये मानना था कि धम्म जो है वो किसी एक देश या कल्चर की जागीर नहीं है। नहीं, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सार्वभौमिक सच जो हर इंसान को खुशी, शांति और ज्ञान का रास्ता दिखा सकता है। उनकी फिलॉसफी के हम 4 मेन पिलर्स मान सकते हैं। पहला, अहिंसा। उनका मानना था कि सच्ची शांति अहिंसा से ही मिलेगी। दूसरा, करुणा, यानी हर जीव के लिए दया का भाव। तीसरा, ध्यान और साधना, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, वो है शिक्षा। उनका मानना था कि बौद्ध शिक्षा को स्कूलों तक पहुंचाना होगा ताकि ये सिद्धांत अगली पीढ़ी तक भी पहुंचे। तो अब बात करते हैं उनकी लेगेसी की। सवाल यह है कि उनके काम का आज क्या महत्व है? अनागारिक धम्मपाल की विरासत आज हमें कहां-कहां देखने को मिलती है? इसके लिए एक साल हमें याद रखना होगा, 1891। ये वो साल है जब उन्होंने एक ऐसी संस्था की नींव रखी जो आज उनके काम का सबसे बड़ा प्रतीक है। और ये उनके असर का सबसे बड़ा सबूत है। महाबोधि सोसाइटी जिसकी स्थापना उन्होंने की थी वो आज भी पूरी दुनिया में एक्टिव है। ये उनके काम की एक जीती जागती विरासत है ना? और उनके प्रयासों का असर सिर्फ भारत और श्रीलंका तक ही नहीं रुका। इसकी लहर थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया जैसे देशों तक भी पहुंची। और इसी वजह से वो दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा चेहरा बन गए। तो अनागारिक धम्मपाल की कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या वाकई एक अकेला इंसान पूरे समाज को बदल सकता है? खैर, उनका जीवन तो इसी बात का सबूत है कि अगर सोच साफ हो और लगन अटूट तो एक इंसान भी दुनिया पर एक ऐसी छाप छोड़ सकता है जो कभी मिटती नहीं।